अपवर्तनांक की निर्भरता। तो अपवर्तनांक का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना। तो सबसे पहली चीज जो है आपका माध्यम के जोड़े पर निर्भर करेगा। दूसरा ये निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। तीसरा करता है कि जो प्रकाश आ रहा है उसका प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या है। और चौथा करता है ये माध्यम के ताप पर। ठीक है, तो इन चार चीजों पर हमारा अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला हमने माध्यम के जोड़े पर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मान के चलिए हमारा प्रकाश जो होता है वो एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में फिर प्रवेश करता है। तो ये वाला हमारा हो गया पहला माध्यम और ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम। तो ये जो माध्यम का जोड़ा है जब हम इसके अपवर्तनांक का सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग 1μ2 और ये किसके बराबर होता है μ2 बटा μ1 के बराबर होता है ना। ये पढ़ा हुआ है आपने। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और ये किसके बराबर होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ना। μ2 अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक और बटे पे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यदि μ2 का मान ज्यादा है मतलब दूसरा माध्यम का μ2 का मान ज्यादा है ना μ1 से पहले वाले से ज्यादा है। तो देखिए आप देखिए यदि हम कह सकते हैं इसी पे आपने लिखा यदि μ2 बड़ा है किससे μ1 से तब क्या होगा। तो जब भी आप बड़ी राशि से छोटी वाली राशि को भाग दोगे तो आपका जो 1μ2 का मान है ये आपको ज्यादा मिलेगा किससे 1 से। इसी प्रकार से यदि μ1 का मान ज्यादा है किससे μ2 से मतलब जिससे आप भाग दे रहे हो उसका मान अधिक है ऊपर वाले से तब हमारा जो 1μ2 होगा इसका मान आपको कम मिलेगा किससे 1 से मतलब 0 कुछ मिल सकता है। ऋणात्मक में तो कभी नहीं होगा मान इसका आपको ध्यान में रखना है या तो 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधा आप सिद्धांत समझ गए यहाँ पर कि यदि माध्यम के जोड़े पे है ना दूसरे माध्यम का सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा है तो हमारा अपवर्तनांक जो होगा सापेक्ष अपवर्तनांक वो 1 से अधिक होगा और यदि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कम है पहले वाले से तो हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से कम होगा। क्लियर है इसमें। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों माध्यम के घनत्व पर। ठीक है तो सिंपल सा इसमें सिद्धांत है कि यदि कोई भी जो माध्यम है यदि उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक है प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा तो उसके अपवर्तनांक का मान भी उतना ही अधिक होगा। हमने कहा यदि प्रकाशिक घनत्व अधिक है यदि प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा अधिक तो अपवर्तनांक जो म्यू का मान होगा म्यू क्या होगा म्यू अधिक होगा और जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होगा उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा। तीसरा है आपके पास में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पे है ना। तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए हम लोग एक सूत्र दे सकते हैं कि हमारे अपवर्तनांक का जो मान होता है वो a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर वो इस सूत्र के हिसाब से हम उसके तरंगदैर्ध्य के हिसाब से हम उसका मान निकालते हैं। इसको हम लोग कॉसी सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको कॉसी सूत्र भी बोलेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर कितना हो रहा है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की घात में 4 है ना। कौन सा सूत्र है ये कॉसी सूत्र है। और यहां से आप देख रहे हो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि हमारा जो अपवर्तनांक है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की। ठीक है
है ना। तो जिस प्रकाश रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं बैजानी हपी नाला, तो बैजानी हपी नाला का क्रम जो कैसा बना हुआ है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और जैसे जैसे बैजानी हपी नाला लाल पे आ गए हम, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जब सबसे अधिक है तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा, और अपवर्तनांक का मान कम होगा मतलब वो प्रकाश उतना ही कम विचलित होगी अपने मार्ग से। इसी प्रकार से बैगनी रंग जो है हमारा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ना, और सबसे कम होगा तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और जब अपवर्तनांक का मान अधिक होगा इसका मतलब कि बैगनी रंग हमारा अपने मार्ग से ज्यादा विचलित होगी, है ना। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा हमारा प्रकाश किरण अपने मार्ग से उतनी ही ज्यादा विचलित होगी। यदि अपवर्तनांक का मान कम होगा तो कम विचलित होगी। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा यहाँ पर माध्यम के ताप पर। तो कोई भी प्रकाशिक माध्यम हो, यदि आप उसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से उसकी सघनता जो होती है वो कम होती है। सघनता मतलब जो अणु उसके जो पास में रहते हैं, ताप बढ़ाने से उसके अणु टूटने लगते हैं, दूर दूर होने लगता है। तो जब उसकी सघनता कम होती जाएगी, अर्थात जो सघन माध्यम है वो किधर बढ़ता जाएगा, विरलता की ओर बढ़ता जाएगा। तो जब वो विरल होता जाएगा, है ना, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो ताप बढ़ाने से उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, है ना, और कम होगा मतलब प्रकाश हमारा कम विक्षेपित होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से अपवर्तनांक हमारा किन किन चीजों पर निर्भर करता है, माध्यम के जोड़े पर, माध्यम के घनत्व पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर और माध्यम के ताप पर। याद रहेगा ये, चल नोट डाउन करें इसको। तो माध्यम में अपवर्तन में हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में प्रवेश करे तो एक रेखा चित्र आप बनाइए। मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से कोई रेखा है जो सतह है जो दो माध्यमों को बांट रही है। ऊपर का माध्यम हमने ले लिया कैसा, सघन, और नीचे का माध्यम कैसा है आपका, विरल। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चल करके आती है, ये इस प्रकार से चल करके आई, ठीक है, सीधा रेखा एक खींच लेते हैं, ये प्रकाश ऐसा चल करके आई और जब ये आकर के इस प्रकाशिक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद इसका मार्ग क्या होना चाहिए, प्रकाश का सीधा होना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन ये प्रकाश सीधा ना जा करके अपने मार्ग से विक्षेपित होती है, और इसी विक्षेपित होने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तन कहते हैं। तो अब ये विक्षेपित होगी तो किधर होगी, तो ये निर्भर करता है कि प्रकाश मेरा कौन से माध्यम से आकर के किस माध्यम पे प्रवेश कर रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसका मतलब कि हमारा जो म्यू का मान है, बताइए जरा बच्चों, म्यू का मान कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। तो अभी आपने पढ़ा था म्यू का मान 1 से कम होगा, विरल माध्यम पे आ रहा है ना, इसी को आपने क्या देखा था, 1μ2 बराबर μ2 बटा μ1, है ना। μ2 मतलब विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पे सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो आपका मान 1 से कम मिलेगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी उस समय पर ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का जो किरण है हमारा ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ये प्रकाश का मार्ग ये था, तो ये अपने अभिलंब से, इस अभिलंब से थोड़ा दूर हट गया और ये मार्ग को फॉलो करने लगा, ये। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल पे आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहां पर ये इसका हुआ आपतन कोण और ये वाला हुआ इसका अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं विरल से सघन माध्यम की, प्रकाश किरण अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है ना, विरल से सघन में। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करता है उस स्थिति में आपको ध्यान होगा, जैसे अभी हमने यहां पर बात करी, तो अपवर्तनांक का जो मान होगा, उनके बीच का सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका मान 1 से अधिक होगा।
और जब 1 से अधिक होगा तो आप देखिए यहां हमने सतह बनाया, ऊपर वाला माध्यम कैसा हो गया आपका विरल और नीचे वाला माध्यम हो गया आपका सघन। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो ये देखिए ये आई आपकी विरल से सघन में, और रास्ता क्या है इसका, ये वाला है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इस पर अभिलंब डाला, ठीक है। और ये प्रकाश किरण जो होगी जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब ये इसका रास्ता था, उधर न जाकर के अभिलंब से पास होकर के चलने लगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां ये आपका कहलाएगा आपतन कोण और ये है आपका अपवर्तन कोण। तो इस प्रकार से आप समझे कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट करके चलने लगती है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तब ये अभिलंब से पास होकर के चलने लगती है। और इसके पहले कल भी हमने इस चीज को पढ़ा था कि कोई भी माध्यम है ना, जैसे सघन माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो कम होता है विरल माध्यम की अपेक्षा, है ना। तो इसको मिला करके देखिए, जोड़ करके देखिए, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसमें प्रकाश का वेग कम होगा, ठीक है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, तो उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। अपवर्तन का यहाँ पर कारण क्या है, जब माध्यम में परिवर्तन होता है तो सघन माध्यम जिस भी माध्यम से प्रकाश चल करके आ रही है उसमें तो उसका बदलाव नहीं होगा उसकी दिशा, लेकिन जैसे ही यहाँ माध्यम में परिवर्तन हुआ, और माध्यम में परिवर्तन कैसा हुआ, पहले वाले से विरल में जब हम माध्यम में पहुंच गए तो इसमें प्रकाश का वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा और प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, जिससे प्रकाश किरण जो होगी आपकी वो अभिलंब से दूर हट करके चलने लगेगी। और जब आप विरल से सघन में आते हैं, मतलब पहले माध्यम से आप जिसमें प्रवेश किए वो कैसा है आपका सघन है, तब उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले वाले की अपेक्षा अधिक होगा, और जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, और वेग कम हो जाएगा तो वो अभिलंब से पास होकर, अभिलंब की ओर आकर के वहां से गुजरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये माध्यम में अपवर्तन भी आपका क्लियर हो गया। तो ये जो आपने देखा अभी है ना कि कब प्रकाश किरण दूर जा रही है, कब प्रकाश किरण पास आ रही है, इसको एक और तरीके से भी सिद्ध कर सकते हो ना। कैसे, जरा थोड़ा ध्यान से देखना। स्नेल का नियम आप लोग जानते हो, जरा बताएं स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम, और ये हमने पढ़ा हुआ था, अपवर्तनांक म्यू बराबर, या 1 μ2 लिख दें, बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, है ना। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, है ना। तो जैसा मैंने बोला उसी तरीके से हम देखते हैं। यदि प्रकाश किरण, पहले सघन से विरल पे देख लेते हैं, सघन से विरल, देखिए तरीके अलग अलग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उस प्रोसेस पे चलते जाइए। सघन से विरल जो आप चलते हो, याद करो ये माध्यम था, माध्यम का बांटने वाला सतह, और ये प्रकाश किरण चल कर के आई, ऐसा जाना था, और ये इधर चलने लगा। आई ये है आपका, और आर क्या है आपका, ये है। तो जब सघन से विरल में जा रही है तो आपतन कोण आप देखिए, साइन आई का मान कितना है, साइन आई जो है वो आर से छोटा होगा या बड़ा होगा, साइन आई का मान क्या है, छोटा है, किससे, साइन आर से, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। तो 1 μ2 कैसे लिखते हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा, हम इसको इसी तरीके से लिख रहे हैं। 1 μ2 बराबर पे क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। और आपको याद होगा जब हम इसको वेग के रूप में तोड़ते थे 1 μ2 को, तो ये उल्टा होता था ना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं μ2 बटा μ1, ऐसा लिख सकते हैं। और वेग में जस्ट ये उल्टा हो जाया करता था, v1 बटा v2। अब तुलना करिए, देखिए चूंकि या इसको आप बाद में रख लो ना, अभी हमको जब तुलना करना है तो v1 बटा v2 बराबर पे साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब देखिए μ2 का मान अधिक है, μ2 का मान
अधिक है, मतलब दूसरा वाला जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक यहाँ पर सघन से विरल में जा रहे हैं, सॉरी, तो विरल में जा रहे हैं मतलब μ2 का मान क्या होगा, कम होगा। μ2 का मान कम होगा मतलब v1 का मान क्या होगा, कम। डायरेक्ट में है ना, देखो है ना, जब अनुपात में तुलना करते हैं तो सीधे सीधे करते हैं। μ2 का मान μ1 से कम है, ध्यान से देखिए, μ2 कम है किससे, μ1 से, तो v1 भी कम होगा किससे, v2 से, तो sin i भी कम होगा किससे, sin r से। तरीका समझ में आया, है ना। ये हुआ सघन से विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सिंपल सा हमको यहां पर दिख रहा है कि आपतन कोण का मान कम होगा किससे, अपवर्तन कोण से। तो ये भाई अपवर्तन कोण यहाँ पर और फैल करके जब चलेगी आई से ज्यादा होगी तब ना ये जाएगा वहां अभिलंब से दूर हटेगा, है ना। और इसके हिसाब से आप विचलन भी बता सकते हो ना कि कितना विचलित हुई अपने मार्ग से, तो हम विचलन कोण भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए विचलन कोण यहाँ पर हो जाएगा, बड़ा कौन सा हुआ आपका, आर हुआ ना, तो आर माइनस आई, इतना ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएगी। तरीका समझ में आया। इसी प्रकार से जब हम बोले कि प्रकाश जो है हमारा किस में से आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में, तो अब देखें जरा इसको, सेम फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1μ2 बराबर पे हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बटा μ1, है ना, और ये बराबर किसके होगा, v1 बटा v2 के, और यही बराबर किसके होता है, स्नेल के नियम से sin i बाई sin r के होता है। तो चलिए अब इसमें तुलना करिए आप, विरल से सघन में जा रहे हैं। अब दूसरा माध्यम कौन सा हो गया आपका, सघन, पहला माध्यम विरल, तो दूसरा माध्यम सघन हो गया, मतलब μ2 का मान जो है वो क्या हो गया, अपवर्तनांक उसका अधिक होगा μ1 से। सघन वाले का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो जब μ2 मतलब ऊपर वाले का मान अधिक हो गया नीचे वाले से, इसका मतलब यहां भी ऊपर वाला v1 का मान क्या होगा, अधिक होगा किससे, v2 से। और जब v1 का मान अधिक होगा v2 से, तो आगे तुलना करिए, sin i का मान क्या होगा, अधिक होगा sin r से, है ना। मतलब इस स्थिति में आप देखें जरा इसको, ये आपका आपतित किरण है, आपने ये इस प्रकार से अभिलंब बनाया, तो इसको जाना इस मार्ग में था लेकिन उस मार्ग में नहीं गया ना। अब यहां पर क्या कहता है, sin i का मान अधिक होना चाहिए किससे, sin r से, तो i का मान ये है, और चूंकि हमने ये अभिलंब डाला है तो ये i है और ये भी i है, इस i से कम होना चाहिए मान, मतलब प्रकाश आपकी इस दिशा में ऐसे गति करनी लगेगी, तो ये क्या हो गया आपका r, तो अभिलंब के पास आ गई, है ना। और यहां से आप इसका विचलन भी बता सकते हो, कितना विचलन हो जाएगा इसमें, देखिए जरा, तो विचलन हो जाएगा, अब i में से यहां पर घटाएंगे ना इसको आप, i माइनस r, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको।